मुंबई शहर में एक नया घर, सुनने में ही एक नई शुरुआत वाली फीलिंग आती है ना? बिल्कुल, नई उम्मीदें, एक नया सपना। हाँ, और कुलकर्णी परिवार के लिए भी ये कुछ ऐसा ही एक सपना था। अशोक कुलकर्णी, उनकी पत्नी लता और बेटी वेदिका एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद लेकर अपने उस नए घर में आए थे। पर कभी कभी कुछ जगहों की अपनी कहानियां होती हैं, अपनी यादें होती हैं। हाँ, जो दीवारों में बस जाती हैं। तो आज हम कुलकर्णी परिवार के साथ हुई उन घटनाओं की गहराई में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है जब एक नया घर अपने अंदर कुछ पुराने दर्दनाक राज छिपाए हुए हो। सही कहा। और ये बात बहुत दिलचस्प है क्योंकि हम अक्सर जगहों को सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा ही तो समझते हैं। हाँ, बस एक बिल्डिंग। पर मनोवैज्ञानिक कहता है कि जगहें, खासकर घर, हमारी भावनाओं को, हमारी यादों को सोख लेते हैं। अच्छा। तो ये कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं है, ये इस बारे में भी है कि कैसे एक बहुत गहरी त्रासदी और उससे जुड़ा दर्द समय के साथ एक जगह पर जम सा जाता है। अब फिर वो हमें महसूस होता है। बिल्कुल, जिसे हम भूत या आत्मा कहते हैं, वो कई बार किसी अनकहे, अनसुने दर्द की ही एक गूंज होती है जो बाहर आने का रास्ता खोज रही हो। तो कहानी की शुरुआत होती है कुलकर्णी परिवार की खुशी से। वो नए घर में आ गए हैं। घर थोड़ा पुराना था, जैसा वेदिका ने अपने पिता से कहा भी, पर अशोक जी ने समझाया कि भाई मुंबई जैसे शहर में ऑफिस के पास इतना बड़ा घर मिलना ही गनीमत है। सही बात है। तो सबने मिलकर घर की साफ सफाई शुरू कर दी। और वेदिका जब वो अपने कमरे की दीवारें साफ कर रही थी तो उसे एक खून जैसा कुछ गहरा लाल धब्बा दिखा। ओहो। हाँ, एक पल को तो वो भी घबरा गई होगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि अरे ये तो शायद रेनोवेशन का पुराना पेंट होगा। और यहीं पर हमारा दिमाग एक बहुत ही दिलचस्प खेल खेलता है। इसे साइकोलॉजी में नॉर्मलसी बायस कहते हैं। नॉर्मलसी बायस, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब किसी भी अजीब या खतरनाक सिचुएशन में हमारा दिमाग वो ये मानने की कोशिश करता है कि सब कुछ नॉर्मल है, सब ठीक है। अच्छा, ताकि हम घबराएं नहीं। बिल्कुल। वेदिका का उन धब्बों को पेंट मान लेना इसी मायस का नतीजा है। हम उस सच को मानना ही नहीं चाहते जो हमारी समझ से बाहर हो या हमें असहज कर दे। शायद इसीलिए जब उसने देखा कि कमरे की खिड़कियां बंद हैं, पंखा बंद है, लेकिन फिर भी पर्दे हल्के हल्के हिल रहे हैं, तो उसने इस बात को भी हवा का वहम मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन असली बेचैनी की शुरुआत उस घर में उनकी पहली रात को हुई। पहली रात? दिन भर की थकान के बाद पूरा परिवार गहरी नींद में था। रात के करीब 1 बजे होंगे। वेदिका की नींद खुली एक बहुत ही अजीब आवाज से। कैसी आवाज? आवाज ऐसी जैसे कोई उसके पलंग के ठीक नीचे से अपने नाखूनों से लकड़ी को जोर जोर से खरोच रहा हो। ओह, जरा सोचिए उस एहसास के बारे में। आधी रात, एक नया अनजाना घर, और आपके बिस्तर के ठीक नीचे से आती वो आवाज। हाँ, डर की पहली और सबसे कच्ची भावना वहीं से शुरू होती है। बिल्कुल। वेदिका की तो सांस ही अटक गई। उसने हिम्मत करके अपने फोन की टॉर्च चलाई और बिस्तर के नीचे झांका, पर वहां कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली ही थी कि तभी उसे छत पर किसी के तेजी से भागने की आवाज आई, जैसे कोई दौड़ रहा हो। अरे बाप रे! अब उसे पक्का यकीन हो गया कि घर में चोर घुस आया है। वो डरते डरते अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि किचन की लाइट जल रही है। हाँ। उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई। वो धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ी और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, लाइट बंद हो गई। हाँ, लाइट बंद हो गई, एकदम अंधेरा। यहाँ घटनाओं के पैटर्न पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक क्रम है, एक सिलसिला। पहले आवाज, फिर हरकत और फिर एक विजुअल, मतलब लाइट का जलना बुझना। ये डर को धीरे धीरे बढ़ाने का और अपनी मौजूदगी का एहसास कराने का एक सोचा समझा तरीका लगता है। हाँ, मतलब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं लग रहा था। वेदिका ने अंधेरे में दीवार टटोलकर टॉर्च उठाई और उसे जलाकर किचन की तरफ बढ़ाया। और वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा शायद ये सब मेरे मन का वहम है। तभी टॉर्च झिलमिलाकर बंद हो गई। जब 1 सेकंड बाद दोबारा जली तो ठीक उसके सामने उसकी मां लता खड़ी थी। अच्छा। वेदिका चौंक गई और बोली, मम्मी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। लेकिन अगले ही पल टॉर्च फिर बंद हुई और जब जली तो वहां कोई नहीं था। क्या? उसकी मां गायब हो चुकी थी। ये एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक झटका है।
डर के उस माहौल में एक जानी पहचानी और सुरक्षित छवि यानी माँ का दिखना, हाँ और फिर अगले ही पर उसका हवा में गायब हो जाना। हाँ, ये डर और हकीकत के बीच की जो रेखा है उसे पूरी तरह से मिटा देता है। उस पल में इंसान को अपनी ही आंखों पर, अपने दिमाग पर शक होने लगता है। वेदिका की चीख सुनकर उसके माता पिता दौड़कर आए। उसने रोते हुए उन्हें सब कुछ बताया, अपनी माँ को देखने और गायब होने वाली बात भी। और उसकी माँ ने क्या कहा? लता जी ने कहा कि वो तो अपने कमरे में सो रही थी। अशोक जी ने छत पर जाकर भी देखा पर वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने वेदिका को समझाया कि दिन भर की थकान और नए घर की वजह से उसे शायद कोई बुरा सपना आया होगा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अब ये डर घर के दूसरे सदस्यों तक भी पहुंचने वाला था। और यही इस मामले को और गंभीर बना देता है। जब तक घटनाएं सिर्फ एक व्यक्ति के साथ होती हैं, उन्हें वहम, सपना या कल्पना कहकर खारिज करना आसान होता है। सही बात है। लेकिन जब वही अनुभव परिवार के दूसरे सदस्यों को भी होने लगे, तब ये मानना पड़ता है कि समस्या व्यक्ति में नहीं बल्कि उस जगह में है। अगले दिन अशोक जी ऑफिस में थे और वेदिका किसी काम से बाहर। घर पर लता अकेली थी। अच्छा। तभी दरवाजे की घंटी बहुत जोर जोर से लगातार बजने लगी। लता ने दरवाजा खोला पर बाहर कोई नहीं था। किसी बच्चे की शरारत लगी होगी। हाँ, उन्होंने भी यही सोचा और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन कुछ ही देर में घंटी फिर से उसी तरह बजने लगी। इस बार भी बाहर कोई नहीं था। लता को थोड़ा गुस्सा आया। वो जैसे ही दरवाजा बंद करके मुड़ी, दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से हाथ पीटना शुरू कर दिया। धड़ धड़ धड़। देखिए, गतिविधि का तरीका कैसे बदल गया। पहले घंटी जो दूर से बजती है, और फिर दस्तक जो बहुत ज्यादा पर्सनल और धमकी भरी लगती है। हाँ बिल्कुल। ये उस शक्ति की इंटेलिजेंस को दिखाता है। वो जानती है कि इंसान किस चीज से ज्यादा डरेगा, किस चीज से ज्यादा असहज होगा। लता बुरी तरह डर गई थी। वो सोच ही रही थी कि क्या करें, तभी दरवाजा एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। जबकि उन्होंने उसे बंद किया था। हाँ, अच्छी तरह बंद किया था। उस दिन के बाद से घर में अजीब घटनाएं रोज का हिस्सा बन गई। जैसे एक सुबह अशोक जी ने देखा कि उनकी ऑफिस की सबसे जरूरी फाइलों के पन्ने पूरे कमरे में बिखरे पड़े हैं, जिन्हें उन्होंने रात भर जागकर तरतीब से लगाया था। ओहो। अब सिर्फ वेदिका या लता नहीं, बल्कि पूरा परिवार दहशत में था। और फाइलों का बिखरना ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। अब तक की घटनाएं सिर्फ डराने वाली थी, वो उनके निजी डर तक सीमित थी। लेकिन ये घटना परिवार के बाहरी जीवन यानी अशोक जी के काम और उनकी रोजी रोटी पर हमला था। संदेश अब बिल्कुल साफ था कि तुम यहाँ चैन से नहीं रह सकते। बिल्कुल, ना मानसिक रूप से ना व्यावसायिक रूप से। परेशान होकर वेदिका ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त ज्योति को सब कुछ बताया। ज्योति ने उसे किसी तांत्रिक बाबा के चक्कर में पड़ने के बजाय एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से मिलने की सलाह दी। ये अच्छा किया। उसने समझाया कि ये एक्सपर्ट्स अंधविश्वास पर नहीं बल्कि जी और वैज्ञानिक तरीकों से इन चीजों की जांच करते हैं। हाँ, एक तार्किक दृष्टिकोण के साथ। तो ज्योति के कहने पर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट यश उनके घर आया। तो ये कहानी में एक आधुनिक मोड़ है। पारंपरिक भूत प्रेत की कहानियों से हटकर यहाँ गोस्ट हंटिंग गैजेट्स और एक लॉजिकल अप्रोच का प्रवेश होता है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे अब लोग इन रहस्यमयी घटनाओं को सिर्फ डरकर मानने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं, सबूत खोजने की। बिल्कुल। तो यश ने अपने बैग से कुछ अजीब से दिखने वाले उपकरण निकाले और पूरे घर की जांच शुरू की। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके किसी भी इंस्ट्रूमेंट ने कोई असामान्य गतिविधि डिटेक्ट नहीं की। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। उसने परिवार को तसल्ली दी कि डरने की कोई बात नहीं है, शायद उनके दिमाग का वहम हो। लेकिन जब वेदिका उसे बाहर छोड़ने गई तो यश ने उसे अकेले में सच बताया। ये बहुत दिलचस्प है। उपकरणों का कुछ भी ना पकड़ पाना दो बातें बताता है। क्या? या तो उस घर में मौजूद शक्ति बहुत ज्यादा चालाक और ताकतवर है और वो खुद को इन मशीनों से छिपा सकती है, या फिर वो अपनी मर्जी से ही सामने आती है जब वो चाहती है। यश का सिर्फ अपनी महसूस की हुई नेगेटिविटी पर भरोसा करना एक विशेषज्ञ के अनुभव और उसकी छठी इंद्री मतलब इंट्यूशन के महत्व को दिखाता है। टेक्नोलॉजी हर सवाल का जवाब नहीं दे सकती। तो यश ने वेदिका से कहा, आपके घर में जो भी एंटिटी है वो बहुत होशियार है। वो किसी के सामने नहीं आना चाहती, इसीलिए मेरे गैजेट्स ने कुछ नहीं पकड़ा। लेकिन इस घर में एक भारीपन, एक नेगेटिविटी है जो मैंने भी महसूस की है। अच्छा, एक मिनट, जब ये लोग नेगेटिव एंटिटी कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? क्या ये किसी बुरी आत्मा के लिए एक टेक्निकल शब्द है? अच्छा सवाल है। पैरानॉर्मल की दुनिया में एंटिटी
किसी भी आत्मा या शक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। नेगेटिव का मतलब हमेशा बुरा या शैतानी नहीं होता। तो फिर क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसी ऊर्जा जो दुख, दर्द, गुस्से या त्रासदी से पैदा हुई हो। ये एक ऐसी आत्मा हो सकती है जो खुद बहुत ज्यादा तकलीफ में है और उसकी वही तकलीफ घर के माहौल को भारी और नकारात्मक बना देती है। समझ गया। तो यश ये कहकर चला गया। अगली सुबह जब कुलकर्णी परिवार उठा तो उनके होश उड़ गए। क्यों? क्या हुआ? घर का सारा सामान बिखरा और टूटा हुआ पड़ा था। कुर्सियां उल्टी पड़ी थीं, कांच के बर्तन टूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने घर में घुसकर जबरदस्त तोड़फोड़ की हो। ये एक सीधी सीधी खुली चेतावनी थी। अब तक जो कुछ भी इशारों में हो रहा था वो अब सामने आ चुका था। सामान तोड़ना एक खुला संदेश था कि अगर तुम ये घर नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा सिर्फ मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक और आर्थिक नुकसान भी होगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी और सामने यश खड़ा था। उसने कहा, मुझे पता है अंदर क्या हुआ है। उसे कैसे पता? उसने बताया कि कल रात जाते हुए वो घर में चुपके से कुछ उपकरण छिपा कर गया था। अच्छा, कौन से उपकरण? वही आमतौर पर जो ऐसे मामलों में इस्तेमाल होते हैं। एक तो मोशन सेंसिटिव कैमरा। हाँ, घोस्ट हंटिंग कैमरा जो सिर्फ हरकत होने पर रिकॉर्डिंग शुरू करता है। और दूसरा था वो ईएमएफ मीटर। एक मिनट, ये ईएमएफ मीटर क्या होता है? ये कैसे काम करता है? ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ओके। हमारे आसपास हर इलेक्ट्रॉनिक चीज की अपनी एक ईएमएफ होती है और सिद्धांत ये है कि आत्माएं या अलौकिक शक्तियां जब प्रकट होती हैं तो वो अपने आसपास की ऊर्जा में गड़बड़ी पैदा करती हैं, जिससे ईएमएफ अचानक बहुत बढ़ जाता है। एक शांत घर में जहां कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ना चल रहा हो, अगर ये मीटर अचानक हाई रीडिंग दिखाने लगे तो ये किसी अनदेखी मौजूदगी का एक मजबूत संकेत माना जाता है। अच्छा, तो यश ने कैमरे में देखा कि ये सारी तोड़फोड़ एक धुंधली सी परछाई जैसी नेगेटिव एंटिटी ने की है। तो सबूत मिल गया। हाँ, यश ने बताया कि उसे पहले ही शक था, इसीलिए उसने घर के अतीत के बारे में आस पड़ोस में पूछताछ भी शुरू कर दी थी। लेकिन 10 साल से बंद घर के पुराने पड़ोसी को ढूंढना तो बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत। पर यही एक अच्छे इन्वेस्टिगेटर की पहचान है, वो सिर्फ गैजेट्स पर निर्भर नहीं रहता। सही बात है। उसने शायद पुराने प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स खंगाले होंगे या फिर आसपास के सबसे पुराने किराना स्टोर या चाय की दुकान पर जाके पता किया होगा। ऐसे लोग अक्सर पूरे मोहल्ले की खबर रखते हैं। काफी मशक्कत के बाद उसे एक बुजुर्ग आदमी का नंबर मिला जो सालों पहले उसी मोहल्ले में रहते थे, और उस व्यक्ति ने यश को 15 साल पुरानी एक ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाई जिसने इस घर के सारे राज खोल दिए। और यहीं से हमें उस आत्मा के मकसद का पता चलता है। हाँ बिल्कुल, जो शक्ति अब तक एक डरावनी पहेली लग रही थी, उसकी एक पहचान और एक दर्द भरी कहानी सामने आती है। बिल्कुल। उस पड़ोसी ने बताया कि 15 साल पहले इस घर में सतपाल जी अपनी बेटी माया के साथ रहते थे। माया? हाँ, माया। उसकी शादी तय हो चुकी थी और दोनों बाप बेटी अपनी नई जिंदगी के सपनों में खोए हुए थे। लेकिन एक तूफानी रात उनकी सारी खुशियों को नजर लग गई। क्या हुआ उस रात? बहुत जोरों की बारिश हो रही थी, तभी उनके दरवाजे पर पुलिस ने दस्तक दी। पुलिस ने उन्हें सावधान किया कि इलाके में खतरनाक चोर घूम रहा है, इसलिए दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। सतपाल जी ने जब पुलिस से बात की तो वो बहुत घबराए हुए थे और उन्हें पसीना आ रहा था। उनकी घबराहट की वजह ये नहीं थी कि चोर बाहर था, बल्कि ये थी कि चोर उस वक्त घर के अंदर ही था। अरे हाँ, उसने माया को बंदी बना रखा था। ओह। पुलिस के जाने के बाद चोर ने सतपाल जी से घर के सारे गहने और कीमती सामान मांगा जो उन्होंने माया की शादी के लिए बनवाए थे। सतपाल जी ने हाथ जोड़कर बहुत मिन्नतें की कि उनकी बेटी की शादी है, उसे छोड़ दो, सब कुछ ले जाओ। लेकिन जब वो गहने लेकर भागने लगा तो सतपाल जी ने उसे रोकने की कोशिश की, और उसी छीना झपटी में चोर ने सतपाल जी को चाकू मार दिया और उनकी वहीं माया की आंखों के सामने मौत हो गई। ये एक ऐसी भयानक त्रासदी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अपनी शादी के सपनों के बीच एक बेटी की आंखों के सामने उसके पिता की इतनी बेरहमी से हत्या हो जाना, इससे बड़ा सदमा और क्या हो सकता है। अपनी आंखों के सामने पिता की मौत का सदमा माया बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो पूरी तरह टूट चुकी थी और उसी घर में अपने पिता की याद में तड़प तड़प कर उसने भी अपनी जान दे दी। ओह नहीं। उस दिन के बाद से ये घर बंद कर दिया गया और लोगों का कहना था कि माया की आत्मा आज भी उस घर में भटकती है, अपने घर की रखवाली करती है। अब उस जगह की रक्षा कर रही है जहां उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक यादें
एक साथ जुड़ी हैं। वो नहीं चाहती कि कोई और उस घर में आए और उन यादों को छेड़े। ये कहानी सुनकर कुलकर्णी परिवार कांप गया। यश ने उन्हें कुछ देर के लिए घर से बाहर जाने को कहा ताकि वो माया की आत्मा से संपर्क करने की, उससे बात करने की कोशिश कर सके। और क्या वो कर पाया? थोड़ी देर बाद जब यश बाहर आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने अशोक जी से कहा, वो इस घर को कभी छोड़कर नहीं जाएगी। ये घर उसका है, उसके पिता का है। उसने साफ चेतावनी दी है कि आप लोग फौरन इस घर को छोड़कर चले जाइए, वरना वो किसी को नहीं छोड़ेगी। ये एक ऐसा क्षण है जहां विज्ञान, टेक्नोलॉजी और इंसानी हिम्मत सब एक अलौकिक शक्ति के आगे हार मान लेते हैं। यश ने साफ कह दिया, उस आत्मा को इस घर से निकालना नामुमकिन है। बिल्कुल। और उस दिन अशोक कुलकर्णी का परिवार वो घर हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। और घर फिर से बंद हो गया। हाँ, उस घर पे एक बार फिर ताला लगा दिया गया, माया की यादों के साथ। और कहानी के अंत में ये भी बताया गया है कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये घर आज भी मुंबई में उसी तरह बंद पड़ा है। ये कहानी एक समाधान पे तो पहुंचती है, लेकिन ये एक पारंपरिक जीत वाला समाधान नहीं है। नहीं। यहाँ इंसान को एक आत्मा की इच्छा और उसके कभी न खत्म होने वाले दर्द के आगे हार माननी पड़ती है। ये इस विचार को और पुख्ता करता है कि कुछ भावनाएं और यादें इतनी गहरी होती हैं कि वो समय और स्थान से बंध जाती हैं। वो उस जगह की हवा में, दीवारों में बस जाती हैं और उन्हें मिटाना या हटाना शायद मुमकिन नहीं होता। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई जगह सच में अपने अंदर हुई त्रासदी की यादों को जिंदा रख सकती है? अगर किसी घर की दीवारें बोल पाती तो वे अपनी कहानियों में सिर्फ खुशी के पल सुनाती या बार बार सिर्फ दर्द और दुख को ही दोहराती रहती?